नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। यूपी में रोजगार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन तेज हो गया है। यूपी में रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयास जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 21 सितंबर को रोजगार को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। सभी आयोग और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई विभागों में रिक्त पदों को लेकर भर्ती के लिए समीक्षा करेंगे सीएम योगी। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर होगी महत्वपूर्ण बैठक। शाम 5:30 बजे कई चयन आयोग के अध्यक्ष बैठक में बुलाए जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ी छलांग लगाते हुए महज 3 सालों में देश भर में 16वें स्थान से दूसरे पायदान तक पहुंचने वाली यूपी में उद्योग को और मजबूती देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। यूपी में सर्वाधिक भर्तियां कर चुके सीएम योगी आदित्यनाथ रोजगार को लेकर लगातार एक्शन में हैं। आज शाम सभी आयोगों के प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं खाली पदों पर अगले 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश। तो बैठक में इन आयोग के अध्यक्षों को बुलाया गया है। अध्यक्ष यूपी लोक सेवा आयोग, इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक चयन शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इसके अलावा विद्युत सेवा आयोग अध्यक्षों को बुलाया गया है। बैठक में इन आयोगों के अध्यक्षों से बातचीत होगी और कैसे उद्योगों को और बेहतर किया जा सकता है इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो बैठक में कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल मौजूद रहेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी होंगे। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार, प्रमुख सचिव न्याय जेपी सिंह, डीजीपी एचसी अवस्थी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो इन तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में यह बैठक होगी आज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति की जमानत पर स्टे लगा दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दे दी थी और इस बलात्कार मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री को मिली थी 2 महीने की जमानत। तो ऐसे में 2 महीने की जमानत पर स्टे लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है और हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लग गया है। तो आपको बता दें कि गायत्री प्रजापति को जो हाई कोर्ट से राहत मिली थी वो राहत जरूर अब झटके में तब्दील हो गई है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से राहत मिली, जमानत मिली 2 महीने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस जमानत के फैसले पर स्टे लगा दिया है। ऐसे में स्टे ऑर्डर के बाद अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि आगे क्या कुछ होना है। फिलहाल 2 महीने की मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दे दी गई थी और बलात्कार मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति जेल में बंद है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति की जमानत पर स्टे लगाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली थी, 2 महीने की जमानत मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के फैसले पर स्टे लगा दिया है। तो गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ना तय है। पूर्व मंत्री हैं गायत्री प्रजापति और सुप्रीम कोर्ट से उनको झटका लगा है। आपको बता दें कि पूर्व खनन मंत्री रहे हैं, खनन घोटालों के आरोप उन पर लगते रहे, इसके बाद उन पर बलात्कार के आरोप लगे और बलात्कार के आरोपों के चलते उनको सजा सुनाई गई। फिलहाल जेल में बंद हैं और इस पूरे मामले में अब उनको 2 महीने की जमानत दी गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। तो पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जो जमानत दी गई थी उस जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जमानत दी जाती है 2 महीने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। क्या कुछ सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? देखिए, कई सारे एफआईआर अभी हाल में ही लखनऊ में हुई हैं और एफआईआर का हवाला देते हुए सरकार की ओर से इस मामले में इस जमानत के खिलाफ पैरवी की गई थी। दरअसल इस पूरे प्रकरण में जो बात सामने आई थी कि जो जिस महिला ने आरोप लगाया था पूर्व मंत्री के खिलाफ, वो अपने बयान से मुकर गई थी और उसने ये दलील दी थी कि उसको किसी वकील के दबाव में इस पूरे मामले को सामने रखा था, लेकिन बाद में उसी वकील ने महिला और पूर्व मंत्री के खिलाफ जो है धमकी देने और दबाव बनाने और तमाम डॉक्यूमेंट के साथ जो है फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगाते हुए एफआईआर लखनऊ में दर्ज कराई। इस मामले में कुछ पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी लखनऊ कमिश्नरेट में कार्रवाई हुई। इसके बाद एक और एफआईआर जो गायत्री प्रजापति की
अपनी कंपनी जो थी उस कंपनी का एक डायरेक्टर था, उस डायरेक्टर ने भी पूर्व मंत्री के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया और इस पूरे मामले में सरकारी गवाह बनने की भी अपील सरकार से की है। अब ये दोनों विषय जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, इसके बाद अदालत ने फिलहाल जो हाई कोर्ट से जमानत मिली थी गायत्री प्रसाद प्रजापति को, उस पर स्टे लगा दिया है और इस पूरे मामले में एक नोटिस भी जो है वो पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को भेजा गया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर स्टे लगाया है, यानी कि गायत्री प्रजापति को 2 महीने की जमानत अभी नहीं मिली है क्योंकि स्टे लग गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 50 से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों को रिटायर करने की तैयारी की जा रही है। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने स्क्रीनिंग के निर्देश दिए हैं। गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित पुलिसकर्मी रिटायर कर दिए जाएंगे। शारीरिक रूप से असक्षम पुलिसकर्मियों को रिटायर किया जाएगा। ऐसे कर्मियों को चिन्हित कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने की प्रक्रिया में लाई जाएगी तेजी। डीजीपी ने विभागीय अधिकारियों को स्क्रीनिंग की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। 30 जून तक ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। शासन के निर्देश पर डीजीपी मुख्यालय ने दोनों पुलिस कमिश्नरों और जोन, रेंज और जिला कार्यालयों के अलावा विभाग की सभी इकाइयों से 50 की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों की सूची 30 जून तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। एडीजी स्थापना की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया था कि 31 मार्च 2020 को 50 वर्ष अथवा इससे ज्यादा की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए जाने के लिए स्क्रीनिंग की प्रक्रिया नियमानुसार चलाई जाए। स्क्रीनिंग में शारीरिक असक्षमता के अलावा पूर्व में दिए गए दंड और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर हुई विभागीय कार्रवाई का विवरण भी शामिल किया जाता है। स्क्रीनिंग के दायरे में आने वाले सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति पुलिस के सक्षम अधिकारियों के स्तर पर दे दी जाती है, क्योंकि वहीं उनके नियुक्ति प्राधिकार होते हैं और राजपत्रित पुलिसकर्मियों के प्रकरण शासन को भेजे जाते हैं, जबकि इन अधिकारियों के लिए शासन स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है। तो वहीं यूपी में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन लगातार जारी है। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार की नीतियों का विरोध किया है। समाजवादी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो हर जिले की तहसील पर ज्ञापन सौंपेंगे। अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं। वहीं गाजियाबाद में भी सपा कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की भीड़ में तहसील का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कार्यकर्ताओं ने नहीं लगाया मास्क और सरकार की नीतियों के विरोध में सपा विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो ग्रेटर नोएडा में भी दादरी तहसील पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सपाइयों ने जमकर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दादरी तहसील पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। हरदोई की तस्वीर आप देख रहे हैं। सरकार की नीतियों के विरोध में उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। इटावा में भी बेरोजगारी और नौकरी न मिलने को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते नजर आए। बस्ती की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी सरकार की नीतियों के विरोध में सपाइयों ने विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। तो ये 6 तस्वीरें प्रदेशव्यापी प्रदर्शन की है। समाजवादी पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, तमाम मुद्दों को लेकर इस वक्त प्रदेशव्यापी ये प्रदर्शन कर रही है। लखनऊ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, हरदोई, इटावा और बस्ती, इन 6 जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी ने प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी सरकार की नीतियों का विरोध कर रही है और सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोल किया है। फिलहाल प्रदेशव्यापी ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से लेकर बस्ती तक, गाजियाबाद से लेकर इटावा तक और हरदोई से लेकर ग्रेटर नोएडा तक ये तस्वीरें एक सी हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जमकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया है। तो बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना, कानून व्यवस्था और किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदेशव्यापी प्रदर्शन शुरू किया। तहसील स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक सपा सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इस दौरान कई जगह समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पुलिस से जोरदार झड़प भी हुई। 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जबकि कई नेताओं को नजरबंद किया गया। नोएडा, हापुड़, कुशीनगर, बागपत, बिजनौर, महोबा और मुरादाबाद समेत कई जगहों पर सरकार की नीतियों के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते नजर आए।
तो सपा का प्रदेश व्यापी ये प्रदर्शन है। हापुड़, कुशीनगर, बागपत, बिजनौर, महोबा, मुरादाबाद की तस्वीर देखिए। ये 6 तस्वीरें हमने आपको पहले दिखाई, उसके बाद 6 और तस्वीरें, यानी कि 12 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। किस तरह से प्रदेश व्यापी प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का चल रहा है और ये तमाम कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ने के लिए भी तैयार हैं। कई जगहों पर तमाम कार्यकर्ता नेताओं को नजरबंद किया गया, तो कई जगहों पर कार्यकर्ता और नेताओं को हिरासत में लिया है। फिलहाल यूपी में समाजवादी पार्टी का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन लगातार बदस्तूर जारी है। तो यूपी में समाजवादी पार्टी का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है और इसी दौरान जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं वो एक एक कर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल सपाइयों ने आपराधिक घटनाओं को लेकर प्रदर्शन किया है। एक खबर आ रही है आजमगढ़ से, जहां पर खराब मौसम की वजह से चार्टर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। एयरक्राफ्ट हादसे में मौके पर पायलट की हो गई है। हादसे के दौरान हेलीकॉप्टर में सवार थे 2 व्यक्ति। सूचना पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। सराय मीरा थाना क्षेत्र के कुसंहा गांव के अंदर यह हादसा हुआ और ये चार्टर्ड एयरक्राफ्ट था जो कि क्रैश हुआ। आपको बता दें आजमगढ़ के पास ये क्रैश होकर गिरा। इसमें पायलट की मौत हो गई है। 2 लोग इसमें सवार थे। तो खराब मौसम की वजह से चार्टर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। एयरक्राफ्ट हादसे में पायलट की मौत हो गई है, जो जानकारी मिल रही है। आजमगढ़ का ये पूरा मामला है। आजमगढ़ में ये क्रैश होकर एयरक्राफ्ट गिरा था। फिलहाल पायलट की इसमें मौत बताई जा रही है। और इस वक्त प्रधानमंत्री बिहार से बातचीत कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं बिहार को। उसके साथ ही साथ बिहार को सौगात देना, आपको सीधे लेकर चलते हैं। सिर्फ रिकॉर्ड सरकारी खरीद हुई, बल्कि किसानों को रिकॉर्ड भुगतान भी किया गया है। साथियों, 21वीं सदी के भारत का यह दायित्व है कि वो देश के किसानों के लिए आधुनिक सोच के साथ नई व्यवस्थाओं का निर्माण करे। देश के किसानों को, देश की खेती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे और इसमें निश्चित तौर पर कनेक्टिविटी की बड़ी भूमिका तो है ही। अंत में एक बार फिर कनेक्टिविटी के तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए बिहार को, देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं फिर एक बार आपसे वही आग्रह करूंगा कि हमें कोरोना से लड़ाई लड़ते रहना है, हमें कोरोना को पराजित करके रहना है। हमने हमारे परिवार के हर सदस्य को कोरोना से बचाना है और इसके लिए जो भी यम नियम तय किए गए हैं उनका हम सब ने पालन करना है। कोई एक उसमें छूटछाट लेता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। हम सब ने पालन करना है। मैं फिर एक बार मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। तो प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे। किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने बातचीत की है। इसके साथ ही साथ कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि सभी को, अपने घर वालों को, अपने परिवार को, सभी को बचाकर रखना है कोरोना से। इसके लिए आपको खुद बचना होगा। तो किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक नए कृषि विधेयक किसानों के लिए आमूलचूल परिवर्तन वाले हैं और आने वाले समय में किसानों को इसकी महत्वता भी समझ में आएगी कि किस तरह से ये महत्व रखते थे। फिलहाल आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। तो किसान बिल पर पीएम मोदी ने संबोधन किया है और किसान बिल को किसानों के लिए हितकारी बताया। किसान के लिए कानून में बदलाव ऐतिहासिक है, प्रधानमंत्री का कहना है। यानी कि ये ऐतिहासिक बिल बताया जा रहा है। नए बिल से किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। कृषि कानून पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सुधार 21वीं सदी में भारत की जरूरत है। तो ये कानून, ये कृषि क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी था। तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस 21वीं सदी की ये जरूरत थी। फिलहाल किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है, एमएसपी बनी रहेगी। कृषि कानून पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है।